नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा मुझे जाने दो। तुम्हें बहुत घमंड था ना अपनी खूबसूरती पर। अब देखो, मैं तुम्हारी खूबसूरती हमेशा हमेशा के लिए ऐसी जगह कैद कर दूंगा जहां से ना तुम कभी अपनी खूबसूरती दोबारा पा सकोगी और ना ही इस शीशे की दुनिया से बाहर निकल सकोगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई है। मैं कभी भी अपनी खूबसूरती पर घमंड नहीं करूंगी, मुझे जाने दो। अचानक से उसका शरीर एक शीशे के बने ताबुक में समाने लगता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा शरीर ताबुक में नहीं जा सकता, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। हूर चिल्लाती हुई ताबुक में कैद हो जाती है। अब तुम इस ताबूत से कभी बाहर नहीं निकल सकती। अगर तुम कभी बाहर निकल भी गई तो तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे पास कभी नहीं रहेगी। तुम पूरी जिंदगी इसी ताबूत में कैद रहोगी। कुछ समय पहले हरिनगर गांव में दो बहनें हूर और आयशा रहा करती थी। हूर बेहद खूबसूरत थी और आयशा बहुत ज्यादा काली थी, जिस वजह से हूर हमेशा आयशा को नीचा दिखाती रहती थी। एक दिन आयशा सुबह उठकर पानी से चेहरा धो रही होती है। तभी हूर उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे वाह काली कलूटी, कितना भी अपना चेहरा धो लो, चांद सा चेहरा तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला। चेहरे पर पानी डालो या फिर काली पोतो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दीदी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? ये रंग रूप तो भगवान का दिया हुआ है, इसमें हमारे हाथ का क्या? फिर आप मुझे इतना नीचा क्यों दिखाती हो दीदी? हाँ, मुझे देखो, मैं कितनी खूबसूरत हूँ। पूरे गांव में सबसे सुंदर लड़की हूँ मैं, और तू पूरे गांव की सबसे बदसूरत लड़की है। कोई नहीं कहता कि हम दोनों सगी बहनें हैं। इतने में पीछे से पार्वती आ जाती है। क्या हो गया तुम दोनों को? सुबह सुबह फिर से तुम दोनों शुरू हो गई? देखो ना माँ, मुझे सुबह सुबह इस काली कलूटी का चेहरा देखने का मन नहीं करता है। जैसे ही इसका चेहरा देखती हूँ मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। तुम्हें कितनी बार कहा है इसके सामने मत आया करो, जाओ जाकर घर का काम करो। अरे तुम जैसी काली कलूटी बेटी का वही काम होता है। भगवान ने तो मेरी किस्मत ही फोड़ दी है। एक ही कोख से मैंने तुम दोनों को पैदा किया है। एक अमावस्या का चांद, हाँ, और एक पूर्णिमा का चांद हो गई हो। मुझे तुमसे नफरत है, नफरत। पर माँ, मैं तो आपकी बेटी हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? आयशा रोते हुए कमरे में चली जाती है। माँ, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं अपनी सहेली के साथ घूमने चली जाऊँ। उन्होंने आज मुझे घूमने के लिए बुलाया है। हाँ बेटी हाँ, क्यों नहीं, तुम तो इतनी ज्यादा सुंदर हो। जब तुम बाहर जाती हो तो सब तुम्हारे पिताजी और मेरी तारीफ करते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत ज्यादा फक्र होता है। अरे माँ, मैं आपकी खूबसूरत बेटी हूँ, आपको तारीफ सुनने की आदत तो पड़ ही जानी चाहिए, है ना माँ? हूर खुशी खुशी घर से निकल जाती है। घर के अंदर ये सब सुनकर आयशा की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मैं इतनी बदसूरत हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? कोई मेरी बात नहीं सुनता, सब मुझसे नफरत करते हैं। आयशा फूट फूट कर रोने लगती है। उधर हूर गांव से गुजर रही होती है। तभी आनंद उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अरे तुम मेरे रास्ते में क्यों खड़े हो? हटो यहाँ से। हूर, मैं तुम्हें कब से पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अरे दो कोड़ी के इंसान, तुमने अपनी शक्ल आईने में देखी है? गांव की सबसे खूबसूरत लड़की, हाँ, तुमसे शादी करेगी? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम बचपन से साथ रहे हैं, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? देखो, बचपन की बात अलग थी, अब मैं सबसे सुंदर हूँ पूरे गांव में, कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। तुम्हें अपनी जैसी किसी लड़की को ढूंढ लेना चाहिए, मेरी जैसी नहीं। पर मेरी बात तो सुनो। हूर बिना कुछ सुने वहाँ से चली जाती है। बचपन में ये मुझसे बड़े बड़े वादे करती थी, लेकिन अब बदल गई है। इसके अंदर घमंड आ गया है। आनंद परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। दूसरी तरफ सेठ रघुनंदन अपने आंगन में बैठे होते हैं। तभी विशाल वहाँ से गुजरता है। अरे विशाल बेटा, कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं पिताजी, दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसी से शादी करो। पिताजी, मैं शादी करूँगा, लेकिन पहले लड़की को परखना चाहता हूँ, फिर फैसला करूँगा। बेटा, हमारे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की है, उसके जितना सुंदर कोई नहीं है, वही तुम्हारी पत्नी बनने लायक है। ठीक है पिताजी, आप रिश्ता लेकर जाइए, मैं बाद में उससे मिलूंगा,
फिर सेठ रघुनंदन वहां से चले जाते हैं। दूर खड़ी वाणी ये सब कुछ सुन लेती है। अरे विशाल इतना अच्छा है, इसका रिश्ता जरूर हूर के लिए जाएगा। मुझे ये बात जाकर हूर को बतानी चाहिए। वाणी भागते हुए हूर के घर पर पहुंचती है और घबराई हुई सांस लेती है। अरे वाणी, आज क्या हो गया? आज तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? अरे तुम्हें नहीं पता, हमारे गांव में एक बेहद ही खूबसूरत सेठ आया है अपने बेटे के साथ। हाँ, उसका नाम विशाल है। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और अपने बेटे का रिश्ता इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की से करना चाहता है। और इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की तो तुम हो, इसलिए ये रिश्ता तुम्हारे लिए ही आएगा। ओह, तो इसमें कहने वाली क्या बात है? अरे इस गांव की मैं सबसे खूबसूरत लड़की हूँ और वो रिश्ता मेरे लिए ही आएगा। इसके सिवा और किसके लिए जा सकता है? पर मैंने उसे कहते हुए सुना था कि वो एक लड़की को परखना चाहता है। कहीं उसे तुम्हारी बहन आयशा का सीधा स्वभाव पसंद आ गया और उसने अगर उससे शादी कर ली तो? तभी पीछे से आयशा आ जाती है। क्या हो गया? किसके बारे में बातें हो रही हैं? अच्छा, तो तुम इसकी बात कर रही हो? अरे इतनी खूबसूरत लड़की को छोड़कर इस काली शक्ल वाली से वो शादी क्यों करेगा? वो तो मेरे लिए ही रिश्ता लेकर आएगा, देख लेना तुम। देखो, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। भले ही उसके पिता एक सुंदर लड़की को खोज रहे हैं, लेकिन वो लड़का एक सीधी साधी लड़की चाहता है, जैसी तुम्हारी बहन आयशा है। ये कहकर वाणी वहाँ से चली जाती है। हाँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे कोई भी खूबसूरत लड़का तुम जैसी बदसूरत लड़की को अपनी पत्नी कैसे बना सकता है? दीदी, मुझे किसी भी खूबसूरत लड़के से शादी करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन आप ये भेदभाव करना बंद कर दीजिए। मैं बस आपको खुश देखना चाहती हूँ। अगर आपको मुझे नीचा दिखाने में खुशी मिलती है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस खुश रहो, मेरे लिए यही काफी है दीदी। आयशा परेशान होकर घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी ही देर में सेठ रघुनंदन आ जाता है। अरे पार्वती बहन, मैंने तो संदेश भिजवाया था कि मुझे आपकी लड़की को अपने घर की बहू बनाना है। हाँ हाँ सेठ जी, मुखिया जी ने मुझे बताया था। हाँ, इसीलिए मैं सारी तैयारियां कर रही थी। लीजिए, मैं अभी अपनी बेटी को बुला देती हूँ। इतने में ही हूर सच संवर कर सामने आ जाती है। ये तो सच में चांद का टुकड़ा है। तुम्हारी बेटी ये मेरी बहू बनने लायक है। गांव वालों के कहने पर मैं यहाँ आया हूँ। मैं यहाँ नया हूँ, किसी को जानता भी नहीं था, लेकिन तुम्हारी बेटी मेरी बहू बनने योग्य है। इतने में आयशा गिलास में पानी लेकर आती है। वैसे ये कौन है? क्या ये भी आपकी बेटी है? नहीं नहीं, ये तो बस मेरी रिश्तेदार है। कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ रहने के लिए आई है, बस और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। और बेटी, तुम कल तालाब पर मेरे बेटे से मिल लेना। वो तुमसे कुछ बात करना चाहता है। शादी से पहले सब साफ हो जाना चाहिए। जी, मैं कल उनसे मिल लूंगी। सेठ रघुनंदन वहाँ से चला जाता है। तभी आयशा फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, मुझ में ऐसी क्या कमी है कि आप किसी को ये भी नहीं बता सकती है कि मैं आपकी बेटी हूँ? आपने झूठ क्यों बोला माँ? देखो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से हूर का रिश्ता टूट जाए। इतना बड़ा खानदान है, अगर उन्हें पता चल गया कि मेरी एक बदसूरत बेटी भी है तो कहीं वो रिश्ता न तोड़ दे, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। अब ये रोना धोना बंद करो, कुछ ही दिनों में हूर की शादी होने वाली है। पहले मैं कल विशाल से मिलकर बात कर लेती हूँ, उसके बाद हमारी शादी जरूर से हो जाएगी। दिन बीत जाते हैं। अगली सुबह हूर तैयार होकर तालाब के किनारे पहुँचती है। वहाँ पर विशाल पहले से ही बैठा होता है। विशाल जी, आपके पिताजी ने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा है। मेरे पिताजी ने कहा था कि तुम गांव की सबसे खूबसूरत लड़की हो, लेकिन आज देखकर लग रहा है कि उन्होंने बिल्कुल सच कहा था। वो तो है ही, मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि कोई भी मुझे देखकर इनकार कर ही नहीं सकता। तुम्हारी सुंदरता बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी पत्नी बनने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। बताइए, मुझे क्या करना होगा? मैं तैयार हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर पहाड़ी के उस तरफ एक गांव है। वहाँ एक पवित्र महल है। उस महल में एक बेहद खूबसूरत शीशे की मूर्ति है। अगर तुम वो मूर्ति लाकर मुझे दे दो तो मैं मान लूंगा कि तुम मेरी पत्नी बनने योग्य हो। क्या? सच में? बस
इतनी सी बात। मैं आज ही वो मूर्ति ले आऊंगी, लेकिन उसमें ऐसा क्या खास है? वो मूर्ति सिर्फ सबसे खूबसूरत लड़की ही छू सकती है। वहाँ का राजा किसी बदसूरत इंसान को पास भी नहीं जाने देता, और तुम तो सबसे खूबसूरत हो, इसीलिए तुम जाकर ला सकती हो। क्या ऐसी बात है? ठीक है, तो वो मूर्ति मैं आज ही लेने के लिए निकल पड़ती हूँ। हाँ क्यों नहीं, जाओ, मैं तुम्हारा कल यहीं इंतजार करूँगा। फिर इतना कहकर हूर वहाँ से घने जंगलों की तरफ निकल पड़ती है। फंस गई मेरे जाल में। मैं तो बस यही चाहता था कि तुम किसी भी तरह उस जगह पहुंच जाओ। विशाल हंसते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हूर चलते चलते कई घंटे मेहनत करने के बाद वो पहाड़ी के पास एक गांव में पहुंच जाती है, जहां बहुत सारे गांव पहले से ही इकट्ठा होते हैं, लेकिन सभी आगे पीछे चल रहे होते हैं। लेकिन न ही कोई कुछ बोलता है और न ही कोई पलक झपकाता है। हूर बेसब्री से सभी गांव वालों को देखती रहती है। अरे, मैं 1 घंटे से यहाँ पर खड़ी हूँ और न ही कोई गांव वाला मेरे पास आकर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, और न ही कोई पलक झपका रहा है, न ही कोई एक दूसरे से बात भी कर रहा है। आखिर ये कैसी अजीब जगह है। पर क्या करूं, मुझे खूबसूरत लड़के से शादी करना है, तो इसके लिए मुझे यहाँ के महल से मूर्ति को लेकर जाना ही होगा। चलो किसी से पूछ कर देख लेती हूँ कि आखिर वो महल किस तरफ है। हूर वहाँ से जाती है और एक गांव वाले के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। सुनो भाई, सुनो, मैंने सुना है यहाँ पर कोई महल है जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत शीशे की मूर्ति है। मुझे वो शीशे की मूर्ति चाहिए। वो गांव वाला हूर को घूरते हुए देखता रहता है और बिना कुछ कहे वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अरे, ये सब कैसे अजीब व्यक्ति है। मैंने इससे पता पूछा और ये न ही हाँ और न ही ना में जवाब दिए बिना यहाँ से चला गया। आखिर क्या बात है? अब मैं क्या करूं? लेकिन मैं मूर्ति लिए बिना लौट नहीं सकती हूँ। चलो एक काम करती हूँ, आगे चलकर देखती हूँ। हूर थोड़ा आगे जाती है और कई गांव वालों से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता और सब वहाँ से चले जाते हैं। बड़ी अजीब बात है, एक भी गांव वाला कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? चलो अब एक काम करती हूँ, आगे बढ़कर देखती हूँ। मुझे खुद ही राजमहल में पहुँचना होगा। फिर वो थोड़ा आगे पहुँचती है, तभी अचानक चारों तरफ सिर्फ शीशे ही शीशे दिखाई देने लगते हैं और वो एक अजीब सी दुनिया में पहुँच जाती है, जहाँ सिर्फ शीशे की सभी वस्तुएं बनी होती हैं। ये देखकर हूर घबरा जाती है। अरे, ये अजीब सी दुनिया, यहाँ सिर्फ शीशे ही शीशे, ये क्या हो रहा है? इतने में ही सामने विशाल आकर खड़ा हो जाता है। ये क्या, तुम यहाँ, ये सब क्या हो रहा है? और ये सब लोग इतने अजीब क्यों है? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो तुम जैसी लड़कियों को ही अपने शीशे की दुनिया में लाकर उसे सबक सिखाता हूँ। तुम्हें बहुत अपनी खूबसूरती पर घमंड था ना, अब तुम्हारी खूबसूरती मेरे इस ताबूत में बंद हो जाएगी और फिर तुम्हारी ही खूबसूरती से मुझे अपनी शक्तियाँ वापस मिलेंगी और तुम्हारी खूबसूरती से मैं बेहद ही और खूबसूरत हो जाऊंगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? यानी तुमने मुझे धोखा दिया? हाँ, हम बस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की को इस दुनिया में, इस जगह में भेजते हैं और ये मेरा खुद का माया जाल है। यहाँ मैं तुम जैसी लड़कियों को कैद करके उसकी खूबसूरती से अपनी शक्ति प्राप्त करता हूँ और अपनी सुंदरता भी। इसीलिए अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकती हो। नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तभी अचानक उसका शरीर एक शीशे के बने ताबूत में समाने लगता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा शरीर ताबूत में नहीं जा सकता। मुझे जाने दो। रोको मुझे, छोड़ो मुझे। और चिल्लाती हुई ताबूत में कैद हो जाती है। अब तुम इस ताबूत से कभी बाहर नहीं निकल सकती। अगर तुम कभी बाहर निकल भी गई तो तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे पास कभी नहीं रहेगी। तुम पूरी जिंदगी इसी ताबूत में कैद रहोगी। ऐसे ही 2 और 3 दिन बीत जाते हैं। पार्वती हर जगह अपनी बेटी को ढूंढती है, पर हूर कहीं पर भी नहीं मिलती। ये हूर कहाँ चली गई? मैंने सब जगह उसे ढूंढा, मैं थक गई हूँ उसे ढूंढकर, पर ये मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रही है। मैं क्या करूँ? माँ, मैं दीदी को ढूंढ कर लाऊं?
उसके बाद शायद आप मुझसे नफरत नहीं करोगी। फिर आयशा घर से निकल पड़ती है। मुझे पहले सेठ जी के पास जाना चाहिए। हाँ, उन्हें शायद पता होगा कि उनका बेटा मेरी दीदी को कहाँ ले गया होगा। आयशा वहाँ से निकलती है और रघुनंदन की हवेली में पहुँच जाती है। बेटी, तुम तो वही हो जिसके यहाँ मैं लड़की देखने गया था। हाँ, मैं उनकी बेटी हूँ। उन्होंने मेरे रंग की वजह से मुझे अपनी बेटी नहीं बताया, लेकिन मेरी बहन कहाँ गई? वो कहीं भी नहीं मिल रही है। मैं सब जगह उसे ढूंढकर थक गई हूँ। रघुनंदन कुछ नहीं कहते। आप जरूर कुछ जानते हैं। बताइए ना आपके बेटे ने मेरी बहन के साथ क्या किया है? बेटी, तुम्हें सच बताऊं या नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप मुझे बताइए, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, पक्का। वैसे भी मैं काली हूँ तो कोई मेरी इज्जत भी नहीं करता। वो कोई मेरा बेटा नहीं है, वो तो उस दुनिया का राजकुमार है और वो मेरा बेटा बनकर इस गांव की सभी खूबसूरत लड़कियों को ले जाकर अपनी शीशे की दुनिया में कैद कर देता है। उसने तुम्हारी बहन को भी शीशे की दुनिया में कैद कर दिया होगा। अरे ये तो बहुत गलत हुआ, लेकिन वो आपका बेटा बनकर क्यों रह रहा है? उसने मेरे बेटे को भी कैद किया है। अगर भगवान के लिए तुम अपनी बहन के साथ मेरे बेटे को भी आजाद कर दो। तो आपने अपने बेटे के साथ मेरी दीदी की भी जान खतरे में डाल दी, लेकिन मैं उनकी शीशे की दुनिया को भी नहीं जानती, और अब मैं उन्हें कैसे आजाद कर पाऊंगी? यहाँ से थोड़ी दूर जाओगी तो तुम्हें एक साधु महाराज की कुटिया मिल जाएगी और आगे का मार्ग तुम्हें वो बता देंगे, क्योंकि मैं उनके पास गया था तो उन्होंने कहा था कि मैं उस दुनिया में कदम नहीं रख सकता, क्योंकि मेरी उम्र हो चुकी है। उसमें सिर्फ लड़कियां ही कदम रख सकती हैं। ठीक है सेठ जी, मैं आपके बेटे को सही सलामत जरूर से लेकर आऊंगी। आयशा घने जंगल से होते हुए एक कुटिया में पहुंच जाती है। आओ बेटी आओ, बताओ कैसे आना हुआ? आयशा रोते हुए सारी बात बता देती है। अरे ये तो बहुत गलत किया उसने। मैंने चेतावनी भी दी थी हमारे आसपास के राज्य में अपना जाल ना फैलाएं, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। इसकी सजा तो जरूर मिलेगी उसे। मुझे मेरी बहन को आजाद करना है और सेठ जी के बेटे को भी। वो जिस गांव में अपना कब्जा जमा कर रखा है वो भी कोई शीशे की दुनिया नहीं है। वो एक साधारण गांव है, लेकिन उसने अपनी शक्तियों से सभी गांव वालों को जिंदा लाश बना दिया है और अपनी इच्छा पूरी कर रहा है। तुम्हें उसे हराने के लिए उस दुनिया में जाना होगा। उसके पास एक ताबूत है जिसमें उसने सभी खूबसूरत इंसानों और उनकी सुंदरता को कैद करके रखा है। तुम्हें उस ताबूत को तोड़ना होगा, तभी सभी आजाद होंगे। पर उस दुनिया में जाते ही वो मुझे जान से मार देगा, फिर मैं ये कैसे कर पाऊंगी? वो अपना शिकार ढूंढता है, शाम होते ही गांव से निकल पड़ता है। सही मौका आने पर तुम उस ताबूत को तोड़ोगी, तब राज्य के सभी लोग होश में आ जाएंगे। तुम्हारी बहन भी ताबूत से बाहर आ जाएगी। राजकुमार को हराने के लिए तुम्हें ताबूत का एक हिस्सा लेकर उस शीशे में मारना होगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है साधु महाराज, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। कई घंटे सफर करने के बाद आयशा शीशे की दुनिया में पहुंचती है। सभी गांव वाले आ जा रहे होते हैं, लेकिन किसी की पलकों में जान नहीं होती और कोई भी बात नहीं कर रहा होता है। अरे ये कैसा गांव है? यहाँ पर कोई किसी को देख क्यों नहीं रहा है? कोई किसी से बात भी नहीं कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? मैं किसी से पूछ कर देखती हूँ। आयशा एक गांव वाले के पास जाती है। आप लोग ऐसे क्यों चल रहे हो? बात भी नहीं कर रहे हो? इतना शांत एक बाजार में कैसे हो सकता है? गांव वाला कोई जवाब नहीं देता। मैं समझ गई, यानी ये सब ताबूत में कैद है। इनकी यादें और मुक्ति ताबूत से जुड़ी है। मुझे ताबूत को ढूंढना होगा। आयशा थोड़ा सा आगे बढ़ती है और बहुत बड़ी शीशे की दुनिया दिखाई देती है। अरे इतनी बड़ी शीशे की दुनिया, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि सच में शीशे की दुनिया भी होती है। पर ताबूत कहाँ होगा? चलो उसे ढूंढती हूँ। आयशा थोड़ी ही आगे जाती है और बहुत बड़ा शीशे का ताबूत दिखाई देता है। अच्छा, तो यही वो ताबूत है। जल्दी से मुझे इस ताबूत को तोड़ना होगा।
फिर आयशा ताबूत को तोड़ने लगती है और कुछ ही देर में वो ताबूत को तोड़ देती है। तभी तेज रोशनी फैलती है और पूरा शीशे की दुनिया गायब होकर एक सुंदर गांव में बदल जाता है। फूल भी ताबूत से बाहर निकलते हैं और विशाल भी बाहर आ जाता है। ये क्या? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी इस ताबूत से बाहर निकल पाऊंगा। तुमने मुझे बाहर निकाल दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आयशा, मुझे माफ कर दो। आज तुम्हारी वजह से हम दोनों इस ताबूत से बाहर निकल पाए हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं वो कहाँ होगा। वो किसी भी वक्त आएगा। वो मेरा रूप लेकर सभी सुंदर लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है। इतने में ही पीछे से एक बूढ़ी औरत आ जाती है। बेटी, तुमने हम सबको, हमारे पूरे गांव वालों को आजाद कर दिया। अम्मा, ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन वो कब आएगा जिसने आप लोगों को कैद किया था? हम सबका जादू टूटा है तो वो आता ही होगा और अपनी इच्छा से आ सकता है। फिर कुछ ही देर में भयानक जादूगर आ जाता है। तुम सब मेरे ताबूत से बाहर कैसे हो गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने क्या सोचा था कि तुम मेरा रूप लेकर सभी को मूर्ख बनाते रहोगे? अब देखो, तुम्हारा सच सबके सामने आ गया है। अच्छा, तो ये सब इस काली लड़की की वजह से हुआ है, क्योंकि कोई भी सुंदर मेरे इस आईने को छू नहीं सकता था। यानी ये काली लड़की ने मेरा ताबूत तोड़ा है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने सबके साथ बहुत गलत किया है और मेरी दीदी को भी कैद किया है। तुम्हें क्या लगा था कि मैं अपनी दीदी को चुराने नहीं आऊंगी? चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। हाँ, चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। तुम कहाँ जा सकती हो? तुमने मेरे इतने वर्षों का जादू तोड़ा है, इसीलिए तुम्हें भी मरना ही पड़ेगा। भयानक जादूगर आगे बढ़कर हमला करने ही वाला होता है। तभी आयशा ताबूत का कांच उठा लेती है और वही कांच जादूगर के सीने में मार देती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कैसे हुआ? मैं कैसे मर सकता हूँ? नहीं 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 नहीं। क्योंकि साधु महाराज ने कहा था कि तुम्हारे जादू से तुमको ही मारा जा सकता है, क्योंकि इतने दिनों तक तुमने इतने सारे लोगों को इस ताबूत में कैद करके रखा था। तो तुम्हारी शक्तियाँ और इन सब की सारी शक्तियाँ इस कांच में समा गई थी और इसी वजह से तुम्हारी अब जान जा रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मर सकता। नहीं। वो चिल्लाते हुए वहीं पर दम तोड़ देता है। बेटी, तुमने हम सबकी जान बचाई। तुम हमारे लिए देवी के समान हो। अम्मा, मैं देवता नहीं, बस एक मामूली सी बहन हूँ जो अपनी बहन की रक्षा करने आई हूँ। दीदी चलो, माँ घर पर बहुत परेशान है। क्यों नहीं, चलो चलते हैं। तीनों वहाँ से निकल पड़ते हैं और पार्वती के पास पहुँच जाते हैं। बेटी तू कहाँ रह गई थी? तुझे पता है मैं तेरे बिना कितनी ज्यादा परेशान हो गई थी। आयशा रोते हुए उन्हें सारी बातें बता देती है। इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी तुम। अब तुम ठीक हो ना? मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मैंने पूरे समय तुम्हारा मजाक उड़ाया। तुम्हें पता नहीं कितना बुरा भला कहा, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचा ली। दीदी, मुझे बस आपका और माँ का प्यार चाहिए था। इतने दिनों तक मैं आप लोगों से और कुछ भी नहीं चाहती थी। सच में मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझकर नीचा दिखाया बेटी, लेकिन तुम मेरे घर की जान हो। मुझे माफ कर दो। आज मेरी सोच भी बदल गई कि काला कोरा से कुछ नहीं होता, बस नीयत साफ होनी चाहिए। हाँ, आपकी बेटी ने मेरे साथ उस गांव का भी उद्धार किया है। मैं ऐसी ही पत्नी चाहता हूँ। आप कहो तो मैं आपकी बेटी आयशा से शादी करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी बहुत खुश हूँ अपनी बेटी के लिए। पर मैं तो बदसूरत हूँ, आपकी जोड़ी तो मेरी बहन के साथ ही अच्छी रहेगी। नहीं, खूबसूरती ही मायने नहीं रखती है। तुम्हारा दिल सोने जैसा है और मुझे ऐसी ही पत्नी चाहिए। मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। चलो पिताजी से आशीर्वाद लेते हैं। हाँ बेटी, क्यों नहीं, खुशी खुशी जाओ। फिर विशाल आयशा को लेकर अपने घर पर आ जाता है। तुम कहीं मेरे असली बेटे विशाल तो नहीं हो? हाँ पिताजी, मैं ही आपका असली बेटा विशाल हूँ और मुझे वहाँ से आजाद कराने वाला कोई और नहीं बल्कि ये आयशा ने मुझे आजाद किया है। पर ये कैसे हुआ था? फिर विशाल उन्हें सारी बातें बता देता है। अरे, ये तो सच में कमाल करती है। ठीक है, यही मेरी बहू बनने लायक है बेटा। फिर कुछ दिनों में उन दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है और सभी गांव वाले आयशा की इज्जत करने लगते हैं।